भारत के भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नदी और प्रवाह बेसिन। नदी और प्रवाह बेसिन अभिव्यक्ति है भारत के संरचना, उच्चावच और ढाल की। और यह चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतवर्ष की नदियाँ जल संसाधन के मुख्य स्रोत हैं और भारतवर्ष में किसी भी तरह का नियोजन, चाहे वो जल विद्युत हो, सिंचाई हो, वानिकी हो, फिशरीज हो, उसमें नदियों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम देखते हैं। आज का टॉपिक है ड्रेनेज एंड रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम इसको 3 शीर्षकों में देखेंगे। पहला होगा डिफिनीशन, उसके बाद होगा टाइप्स या भारत को नदी बेसिन में बांटना, और तीसरा पॉइंट होगा इन नदी बेसिन का महत्व। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। ड्रेनेज का मतलब प्रवाह। वह प्रवाह सतही प्रवाह हो सकता है, शीट फ्लो हो सकता है, चादर प्रवाह हो सकता है, और वह प्रवाह रिल और गली या नाला या नदी द्वारा भी हो सकता है, जिसमें गहरी लंबी घाटियाँ होती हैं। इस तरह से प्रवाह का मतलब वर्षा का जल किस तरह से चादर रूप में, नदी नाले रूप में प्रवाहित होकर समुद्र में पहुंचता है, यह होता है प्रवाह। हम लोग एक अलग वीडियो में देख चुके हैं कि प्रवाह रेखाएं होती हैं, प्रवाह रेखा होती है ड्रेनेज लाइन। जब एक से अधिक प्रवाह रेखाएं एक साथ मिल जाते हैं तो उसको प्रवाह जाल, ड्रेनेज नेट कहा जाता है, और वह जिस तरह का प्रतिरूप बनाता है, दृश्य रूप अर्थात कभी पैरेलल समानांतर, कभी वृक्षाकार, वह होता है प्रवाह प्रतिरूप। और जो नदियाँ एक समुद्र या सागर में गिरती हैं उन सब को कहा जाता है प्रवाह तंत्र। जैसे भारतवर्ष में बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र में दामोदर, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ आती हैं। इसी तरह से अरब सागर के प्रवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सारावती, नेत्रावती इत्यादि नदियाँ आती हैं। इनके विभिन्न अंगों के परिभाषा सीखने के बाद हम इस इंडिया के नदियों को टाइपोलॉजी या प्रकारिकी में बांटते हैं, या भारत में कितने ड्रेनेज एरिया हैं, ड्रेनेज डिवीजन्स हैं, इसको बांटते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि ड्रेनेज बेसिन वह क्षेत्र होता है जो चारों तरफ एक ऊंचे भूभाग से या वाटर डिवाइड से या जल विभाजक से घिरा होता है, और ड्रेनेज बेसिन को वाटर शेड एरिया भी कहा जाता है, नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। इस तरह से ड्रेनेज बेसिन छोटा या बड़ा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ एक उच्च विभाजक से घिरा होता है और वर्षा का जल उसमें से होकर समुद्र में पहुंचता है। जैसे महानदी ड्रेनेज बेसिन की सीमा इस तरह से चारों तरफ उच्च पर्वतों या ऊंची भूमि से है, और इस क्षेत्र का पूरा जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसी तरह से गंगा ड्रेनेज बेसिन का क्षेत्र इतना है, इसी को गंगा कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। इसी तरह से गोदावरी ड्रेनेज बेसिन का क्षेत्र इतना है, कृष्णा ड्रेनेज बेसिन का क्षेत्र इतना है। आप इसको प्रीलिम और मेंस की दृष्टि से इस मानचित्र को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी बेसिन जैसे नर्मदा बेसिन के इस आकार को अलग से ड्रा कर दिया जाता है, और कमीशन अपेक्षा करता है कि आप इसके आकार या शेप को देखकर ही आप पहचान लेंगे, वह मैप में न रखकर, क्योंकि मैप से आपको अंदाज लग जाएगा कि यहाँ पर नर्मदा बेसिन ही है, उसको अलग से ड्रा करते हैं। और कभी कभी कावेरी बेसिन को ड्रा करके आपसे अपेक्षा की जाती है। दूसरा इसका महत्व है मेंस में, क्योंकि मेंस में कभी कभी नर्मदा कमांड एरिया पर पूछा जाता है, कभी कभी कावेरी कमांड एरिया पर पूछा जाता है। इसलिए मैप को अच्छी तरह से देखना अति आवश्यक है। उसके भी 2 दृष्टिकोण हैं, एक उस नदी का स्रोत कहाँ से है, और दूसरा वह नदी
कितने राज्यों से होकर बह रही है और वह एक स्टेट की नदी है या इंटर स्टेट की नदी है। और इतना ज्ञान होने के पश्चात आप उस नदी पर उठने वाले इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, अंतर्राज्य नदी विवाद पर भी अपना विचार दे सकते हैं, मेंस में लिख सकते हैं। और इसी से संबंधित है कल्चरेबल कमांड एरिया CCA। और आप कल्चरेबल कमांड एरिया भी नदी बेसिन के सही लोकेशन की सम्यक जानकारी के पश्चात ही लिख सकते हैं। इस तरह से नदी बेसिन का डिमार्केशन करने का एक तरीका है और उसके महत्व हैं। अब आइए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, नदी बेसिन के विभाग और उपविभाग। विशेष रूप से भारतवर्ष जो एक मानसूनी देश है और यहाँ पर मुख्य जल का स्रोत वर्षा है ग्रीष्मकालीन। दूसरा बिंदु, भारत के पश्चिम में लगभग भारत का बृहद जल विभाजक है और वह रीढ़ का काम करता है। वर्षा के अधिकांश जल को बंगाल की खाड़ी में और कुछ जल को अरब सागर में पहुंचाता है। इसके पश्चात इसमें विभिन्न पहाड़ियां भी हैं और जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि भारतवर्ष की संरचना और इसका उच्चावच और इसका सामान्य रूप से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ढाल ही नियंत्रित करता है यहाँ के प्रवाह बेसिन को। प्रवाह बेसिन को 3 कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कुछ नदियाँ भारतवर्ष में ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल या प्रवाह क्षेत्र बहुत व्यापक है। कुछ नदियाँ उनकी सहायक हैं, उनका क्षेत्र कम है, लेकिन कुछ नदियाँ बहुत छोटी हैं, उनका क्षेत्रफल अत्यधिक कम है। इस तरह से क्षेत्रफल के आधार पर भारत के प्रवाह बेसिन को 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है मेजर बेसिन, बृहद बेसिन। दूसरा है मीडियम बेसिन, मध्यम बेसिन। तीसरा है माइनर बेसिन। हम मेजर बेसिन में जो बड़ी बड़ी नदी बेसिन हैं, जैसे गंगा यमुना बेसिन, सिंधु बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, जिनका भारतवर्ष में क्षेत्रफल सबसे अधिक है और वह क्षेत्रफल एरिया 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उनको बृहद बेसिन कहा जाता है। ऐसी नदियों की संख्या भारतवर्ष में 14 है। 14 में 3 नदियां ऐसी हैं जो कर्क रेखा के उत्तर स्थित हैं। अगर मैप में आप कर्क रेखा के उत्तर देखें तो एक है सिंधु नदी बेसिन, दूसरी है गंगा यमुना बेसिन और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। इस तरह से ये 3 बड़ी बड़ी बेसिन, या कह लीजिए भारत की सबसे बड़ी बेसिन कर्क रेखा के उत्तर है। अब हम मेजर बेसिन में फिर देखते हैं कर्क रेखा और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में 7 नदी बेसिन हैं। इसीलिए यहाँ देख रहे होंगे 7 बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। वो 7 कौन हैं? वो है चौथी साबरमती, 5वीं माही, 6वीं नर्मदा और 7वीं तापी बेसिन और 8वीं है ब्रह्मानी और 9वीं बैतरणी नदी बेसिन और 10वीं महानदी बेसिन। इस तरह से 3 कर्क रेखा के उत्तर, 7 कर्क रेखा और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और शेष 4 इस 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण अर्थात इस प्रायद्वीपीय पठार पर, जिसमें हैं 11वीं गोदावरी ड्रेनेज बेसिन, 12वीं कृष्णा ड्रेनेज बेसिन, 13वीं पेन्नेरू ड्रेनेज बेसिन और 14वीं कावेरी ड्रेनेज बेसिन। इस तरह से मानचित्र पर इन मेजर 14 ड्रेनेज बेसिन की लोकेशन आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। देखते समय ध्यान रखिएगा कि ये सब नदी बेसिन जो मेजर हैं, जिन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सिंचाई की योजनाएं बन रही हैं, पर्यटन केंद्र बन रहे हैं, जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है, क्या यह एक स्टेट में है या 2 या स्टेट या 3 स्टेट में हैं? इस पर आप निगाह लगाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी डैम बनाया जाता है नर्मदा पर एमपी में और रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पुनर्वास की, जो एक सामाजिक समस्या है। इसलिए इन ड्रेनेज बेसिन को
पॉलिटिकल मैप पर अच्छी तरह से आप देखेंगे। इसके बाद हम मीडियम ड्रेनेज बेसिन को मानचित्र पर देखेंगे। इनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, लेकिन 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर। इनकी संख्या कई है, 44 मेन है, और उसमें से मेन है स्मॉल ड्रेनेज बेसिन में साबरमती बेसिन, दामोदर बेसिन, सुवर्णरेखा बेसिन, पलार पुन्नैयार बेसिन, नागावती और ऋषिकुल्या बेसिन इन क्षेत्रों में हैं। आप इनको नंबर से यहाँ पहचान लेंगे, क्षेत्रफल देख लेंगे, क्योंकि इन बेसिन पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं और इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय विवाद जैसे वंशाधारा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी में बरक बेसिन और ये है मणिपुर बेसिन। इस तरह से आपकी ए भी बेसिन मानचित्र पर देखेंगे, इनसे संबंधित अप्लाइड प्रश्न होंगे। अब हम लोग थर्ड है ए माइनर ड्रेनेज बेसिन्स, जिनका क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, बिलो 2,000 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात ये छोटी बेसिन हैं। लेकिन इनके लिए भी एक मैप हम आपको देंगे जिसमें कि आप पहचान करेंगे, क्योंकि आज इंडिया में वाटर क्राइसिस है और उस जल संकट से बचने के लिए भारतवर्ष में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इन्हीं माइनर नदियों में किया जा रहा है। इन छोटी छोटी नदियों पर हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मानचित्र पर इनकी लोकेशन अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि हमारी बड़ी ड्रेनेज बेसिन में कुछ सब बेसिन हैं, जैसे गंगा यमुना ड्रेनेज बेसिन का क्षेत्रफल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये लगभग ग्रेट नदर्न प्लेन को कवर करती है, लेकिन इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन इत्यादि नदियां हैं और कुछ हिमालय से भी आ रही हैं। इसलिए उनका क्षेत्रफल अलग से डिमार्केट किया गया है, सीमांकित किया गया है। इसलिए कुछ सब बेसिन हैं, उप बेसिन हैं, जैसे चंबल, यमुना, सोन, ठीक है, हाँ, घाघरा। इस तरह से इसके उप बेसिन यहाँ ABCDE लिखे हुए हैं, जिनको आप मैप पर पहचान लीजिएगा। और इस पूरे गंगा के मैदान में इस गंगा नदी में प्रवाहित होने वाली विभिन्न ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ कुछ हिमालय से आ रही हैं और कुछ प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर जा रही हैं। इस तरह से किसी मेजर बेसिन को इस सब बेसिन में भी विभाजित किया जाता है। अब आपको कुछ बेसिन की, हाँ, इसमें एक चार्ट दिया गया है, टेबल, जिसमें रिवर्स हैं, उनकी लेंथ दी गई है और उनका विशेष रूप से कैचमेंट एरिया दिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको देखने की ज़रूरत है कि कितने स्टेट में बहती हैं, जो मानचित्र पर आप खुद देखेंगे। जैसे मुख्य रूप से गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना है। इस तरह से भारतवर्ष को ड्रेनेज बेसिन या प्रवाह उप विभागों में यह बांटने का एक तरीका है, जिसमें ड्रेनेज बेसिन को 3 स्तर पर बांटा जाता है। अब आइए हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इम्पॉर्टेंस, महत्व। इन ड्रेनेज बेसिन का महत्व क्या है? डिमार्केशन का आधार तो मुख्य रूप से उच्चावच और किनारे की रिम है, किनारे नदी बेसिन की रिम है या वाटर डिवाइड है। लेकिन उस डिमार्केशन से क्या फ़ायदा होना है? हम अगर इंडिया में किसी भी तरह से रीजनल प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग का मुख्य आधार इंडिया का वाटर रिसोर्स, जल स्रोत है। वह प्लानिंग चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा हो, चाहे सॉइल डिपार्टमेंट कर रहा हो, चाहे टोपोग्राफी डिपार्टमेंट कर रहा हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सबको जल की ज़रूरत है। इसलिए किसी एक ड्रेनेज बेसिन पर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें अलग अलग चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। किसी में हम लोग देखेंगे उस बेसिन का कल्चरेबल कमांड एरिया, अर्थात उस नदी बेसिन में कहाँ डैम बना है, उससे निकाली गई नहरों से
जो कमांडेरिया कहलाता है, कितने क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। इसलिए इसका पहला महत्व तो है कि उस नदी बेसिन में डैम बनाने के बाद हम कितने क्षेत्र की सिंचाई कर रहे हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, कितना वाटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा फिशरीज, मत्स्यन। आज नदी में पानी को स्टोर करके मत्स्य पालन भी हो रहा है। और तीसरा होगा नेविगेशन। आज हमारे देश में जल प्रवाह, विशेष रूप से नदियों में आंतरिक जल प्रवाह की चर्चा भी हो रही है, प्लानिंग भी हो रही है, क्योंकि वह रेलवे, सड़क, उड्डयन के अतिरिक्त एक सबसे सस्ता और महत्वपूर्ण और आंतरिक भागों में पहुंचने का माध्यम है। और इसी तरह से बाढ़ नियंत्रण भी नदियों के सम्यक अध्ययन के पश्चात ही किया जा सकता है। और इसके अलावा उस क्षेत्र में यदि कोई डैम बनाया गया है तो उसमें नदी बेसिन के संसाधनों के ज्ञान की ज़रूरत है। किसी नदी पर यदि एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, तो वह पर्यटकों को आकर्षित करता है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से उस क्षेत्र में या उस नदी बेसिन के क्षेत्र में मृदा संरक्षण का नियोजन भी नदी बेसिन के ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है। और वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग या सामाजिक वानिकी के लिए भी नदी बेसिन और उसके जल संसाधन के ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए कई आने वाले अगले चैप्टर्स में नदी बेसिन, कमांड एरिया, फ्लड कंट्रोल, नेशनल वाटर ग्रिड, राष्ट्रीय जल ग्रिड के अच्छे अध्ययन के लिए हमको नदी बेसिन के ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस समय तो आप केवल नदियों का स्रोत, नदियों का मुहाना, उनका मार्ग कितने राज्यों में पड़ते हैं, उनका बेसिन एरिया, उनका कमांड एरिया सीख लेंगे। इसके बाद हम लोग हर नदी बेसिन का अलग अलग अध्ययन करेंगे, जैसे सतलज नदी बेसिन, दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन, और बहुत ही डिस्प्यूटेड है कावेरी नदी बेसिन। और इसके ज्ञान के पश्चात आपको इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स भी क्लियर हो जाएंगे। भारत को विभिन्न बड़ी, मध्यम और छोटी प्रवाह बेसिन में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में आपने देखा। लेकिन इस मानचित्र में अगर आप देखें तो एक सह्याद्री बेसिन है जिसको सेट किया गया है। और सह्याद्री नामक कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है, लेकिन सह्याद्री एक पर्वत है जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में बृहद जल विभाजक के सहारे स्थित है। और बृहद जल विभाजक वह रेखा है जो अनईमुदी, दोदाबेटा, कुद्रेमुख, मुलनगिरी, महाबालेश्वर और कंसुबाई पहाड़ियों को मिलाते हुए खींची जाती है। इसके पश्चिम का समूचा क्षेत्र ग्रेट वाटर डिवाइड के पश्चिम में स्थित है, जिसका पूरा प्रवाह अरब सागर में है और इसमें विभिन्न छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं। इस समूचे क्षेत्र को सह्याद्री बेसिन कहा जाता है, जिसका प्रबंधन समूचे ढंग से नहीं अपितु छोटी छोटी नदियों के सहारे किया जाता है।